देश में चुनावी समर शुरू हो चुका है। राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बीच आज पहले चरण के लिए प्रत्याशियों के नामांकन का अंतिम दिन था और इस दौरान कहां पर नामांकन किया गया और नामांकन के दौरान क्या कुछ खास रहा, ये आज हम आपको दिखाएंगे इलेक्शन डीएनए के अंदर। और इलेक्शन डीएनए में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरीके से जोधपुर की सियासत आजादी के बाद से आज तक बनती और बिगड़ती हुई नजर आई। आज जोधपुर में जिस तरीके से वैभव गहलोत ने नामांकन दाखिल किया, उस दौरान कांग्रेस क्या कुछ संदेश देती हुई नजर आई। नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी और आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए। राजस्थान की राजनीति के गढ़ समझे जाने वाले जोधपुर में आज उस वक्त एक नया अध्याय लिखा गया जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र यानी कि वैभव गहलोत ने जोधपुर सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद वैभव पावटा चौराहे पर चल रही रैली को संबोधित करने भी पहुंच गए। रैली को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी अविनाश पांडे और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने भी संबोधित किया। सभी नेताओं ने राजस्थान में बने कांग्रेस के माहौल को देखते हुए यह विश्वास जताया कि इस चुनाव में एक ऐसा बदलाव होगा जिसका लाभ हर वर्ग को होगा, क्योंकि जिस तरह 5 साल में मोदी सरकार ने जिस तरह झूठे आश्वासन दिए, उससे बदलाव की लहर नजर आ रही है। यह कांग्रेस यहां से संदेश देती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री बोलते हैं तो उनकी बात लाखों करोड़ लोगों को दिल को छूने वाली होनी चाहिए। हाँ, प्रधानमंत्री अच्छी बात बोले हैं, चाहे वो किसी पार्टी के प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है, प्रधानमंत्री एक पार्टी का नहीं होता है। आप बताइए, प्रधानमंत्री जी का व्यवहार जो है वो एक पार्टी के प्रधानमंत्री के रूप में है देश के अंदर। क्या अच्छी परंपरा है। प्रधानमंत्री के मुंह से कभी निकला कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 1 करोड़ शरणार्थी आए हमारे देश के अंदर, 1 करोड़ शरणार्थी आए थे बांग्लादेश से, पूरी पाकिस्तान से उस वक्त में जो पूरी पाकिस्तान था, अब तो बन गया बांग्लादेश बन गया। 1 करोड़ शरणार्थी आए थे। मैं भी गया था 15 दिन वहाँ बॉर्डर पर बंगाल के अंदर सेवा करने के लिए। गांधी पीस फाउंडेशन, हमारे भाऊ साहब थे नवीचंद जैन, गांधी पीस फाउंडेशन के, मुझे भेजा वहाँ पर। 15 दिन तक मैंने भी सेवा करी शरणार्थियों की वहाँ उन कैंपों में रह करके। मुझे याद है युद्ध हुआ, युद्ध जीत गए हम लोग। 90,000 उनके कर्नल, जनरल, मेजर, सैनिक सबकी हथियारों के साथ में सरेंडर करवा दिया, हमारी आर्मी ने करवा दिया। दुनिया में इतिहास में कभी ऐसा कुछ हुआ? खालिस्तान नहीं बनने दिया इंदिरा गांधी ने, अपनी जान दे दी। पाकिस्तान या अन्य मुल्कों के सहयोग से जो पंजाब आतंकवाद फैला था, उससे पंजाब अलग करने के लिए कोशिश हो रही थी खालिस्तान के नाम से। इंदिरा गांधी ने मुकाबला किया, उनका वो शहीद हो गई, उनका सीना छलनी कर दिया गया। राजस्थान के कोने कोने में पिछले 17 दिनों से जो ये दिग्विजय यात्रा शुरू है, एक विजय संकल्प को लेकर पूरे प्रदेश के अंदर में कार्यकर्ताओं में काफी जोश है, उत्साह है और निश्चित रूप से हम देख सकते हैं कि एक बदलाव की आंधी चल रही है। यह बदलाव एक न्याय के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में सत्ता में रहने के बाद कल जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी 2022 में ये करेंगे, 2023 में ये करेंगे, लेकिन पिछले 5 साल का लेखा जोखा मोदी साहब को, अमित शाह जी को देना चाहिए था। 5 सालों में इस देश में, इस प्रदेश में क्या हालात उत्पन्न हुए, यहां पर हम अच्छी तरह जानते हैं। आज राजस्थान की जनता का मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं कि 3 महीने पहले जो विधानसभा के चुनाव हुए, आप सबके आशीर्वाद से हमारी पार्टी जीती, कांग्रेस की सरकार बनी। उसमें जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, मारवाड़ का, आप सब लोगों का जो आशीर्वाद रहा, उसी की बदौलत आज हम सब लोग आपकी सेवा करने के लिए तैयार हुए हैं। मुझे खुशी है कि मैं आप लोगों के बीच में लोकसभा क्षेत्र का, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी बन के आया। ये आप सब लोगों की भावना थी
जोधपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद था, समर्थन था। मेरे साथ तमाम जो हमारे सीनियर नेता हैं लोकसभा क्षेत्र के, उनका मेरे ऊपर आशीर्वाद था, समर्थन था। और तमाम जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भावना को देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुझे आप लोगों के बीच में उम्मीदवार बना के भेजा है। और मुझे खुशी है कि मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में उम्मीदवार बन के आया हूं। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो दिल्ली में आपकी आवाज बनूंगा। और ना केवल दिल्ली में बल्कि राजस्थान की जो सरकार जयपुर में बैठती है वहां भी आपका वकील बनूंगा। माननीय गहलोत साहब ने जब आप लोगों के आशीर्वाद से, चाहे वो केंद्र में मंत्री रहे हों, चाहे वो 5 बार सांसद रहे, और आज आपके आशीर्वाद से, समर्थन से वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जोधपुर का जो विकास किया है, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र का, पूरे मारवाड़ का और राजस्थान का जो विकास किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी विकास की कड़ी को मैं आगे निरंतर बढ़ाऊंगा। वहीं अजमेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रिजू झुनझुनवाला ने भी आज नामांकन दाखिल किया। पर्चा भरने के बाद झुनझुनवाला के समर्थन में एक जनसभा भी हुई। जनसभा को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज नेताओं ने संबोधित किया। इस दौरान गहलोत ने रिजू झुनझुनवाला को जिताने की अपील की और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सिर्फ लटके झटके करते हैं। मोदी जी को बॉलीवुड में होना चाहिए था, देश का नाम रोशन करते। गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी द्वारा लाई गई मोबाइल क्रांति से ही मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं। मोदी को कांग्रेस ने ही सेल्फी लेना सिखाया है। मोदी जी के जमाने कभी निकला ही बातें हैं कि राजीव गांधी ने क्या किया, नई शताब्दी में नारा दिया। ये मोबाइल फोन देख रहे हो आप लोग, कंप्यूटर देख रहे हो, कहां से आए ये सब? नई शताब्दी का परिणाम है। मोदी जी लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, अच्छी बात है। तो सेल्फी लेना किसने सिखाया? मोदी जी को सेल्फी लेना कांग्रेस ने सिखाया है। हालात बड़े गंभीर है, देश के भी, लोकतंत्र भी खतरे में है। कहा जो किया नहीं मोदी जी ने, जुमलेबाजी बहुत करी, अच्छे दिन आए नहीं देश के अंदर, काला धन आया नहीं, नौजवानों को नौकरी मिली नहीं, सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अरे सब हमारे लोग हैं, पूरे अजमेर के एक एक मतदाता, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक, इस हिंदुस्तान का एक एक इंसान हमारा है। ये तेरा मेरा की राजनीति भाजपा के लोग करते हैं। हम सबको साथ लेकर चले हैं, साथ लेकर चलेंगे। इस 29 तारीख को और आज से ठीक 20 दिन बाद फिर आप एक बार अपना आशीर्वाद देकर माननीय राहुल गांधी जी के उम्मीदवार, माननीय सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार भाई रिजू झुनझुनवाला जी को भारी बहुमत से चुना कर दें, अपना आशीर्वाद दें, ताकि अजमेर में जो विकास की गंगा है, विकास की जो कार्य है, माननीय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में और सचिन पायलट जी के नेतृत्व में ये आगे बढ़े। लोकसभा में जाने के बाद मैंने कहा 163 करोड़ रुपए खर्च करके सचिन पायलट साहब ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने हमको जो हवाई अड्डा सौगात में दिया है, ताला नहीं लगा सकते, ताला खोलना पड़ेगा। और वो ताला खुला, अब हवाई सेवाएं वहां चालू है। चाहे रेल का मुद्दा हो, ये स्मार्ट सिटी का ढिंडोरा पीट रहे हैं। तो कांग्रेस किस तरीके से आज प्रचार करती हुई नजर आई और प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला करती हुई नजर आई, ये हमने आपको सुनाया। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के पहले चरण के चुनाव के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसके तहत राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रियंका गांधी, इसके अलावा अविनाश पांडे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अमरिंदर सिंह, कमलनाथ, भूपेश बघेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक, शत्रुघ्न सिन्हा, घनश्याम तिवाड़ी स्टार प्रचारकों में शामिल है। वहीं रणदीप सुरजेवाला, विवेक बंसल, नरन भाई रतवा और जितेंद्र सिंह के अलावा कुमारी शैलजा, नवजोत सिंह सिद्धू, राज बब्बर, रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, रघु शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा, हार्दिक पटेल, कुलदीप बिश्नोई और दीपेंद्र हुड्डा के नाम भी इसके अंदर
शामिल है। तो ये वो नाम हम आपको बता रहे हैं जो 40 स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं। लेकिन इनमें एक नाम बेहद चौंकाने वाला या फिर कहें कि एक रणनीति के तहत इस्तेमाल होने वाला नाम है घनश्याम तिवारी का। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची में तिवारी को वरीयता दी गई है। लेकिन उससे पहले हम ये आपको बता रहे हैं, जरा देखिए कांग्रेस प्रचार के स्टार कौन कौन है। अहमद पटेल कोषाध्यक्ष कांग्रेस के हैं, इसके अलावा आनंद शर्मा कांग्रेस नेता हैं और ये भी स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आने वाले हैं। मुकुल वासनिक कांग्रेस नेता हैं और 2013 के चुनाव के दौरान प्रदेश प्रभारी भी वो रही हैं। वहीं जिसका जिक्र हम कर रहे थे घनश्याम तिवारी, ये एक महत्वपूर्ण कड़ी यहां पर नजर आएंगे क्योंकि वो स्टार प्रचार की भूमिका में नजर आने वाले हैं। राज्य से जुड़े नेताओं में उनका नाम तीसरे नंबर पर है, ये हम आपको बता रहे हैं। उनसे ऊपर महज अशोक गहलोत और सचिन पायलट का नाम है। वैसे सूची में उनका नाम अगर देखा जाए तो 17वें पायदान पर नजर आता है। राज्य से जुड़े कांग्रेस नेताओं के नाम उनके बाद हैं। ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण, एक तरीके से कहा जा सकता है कि सम्मान की बात है। कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में आए थे घनश्याम तिवारी और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी उनका नाम दिया था। जोधपुर की सभा में उनके नाम का जिक्र दरअसल किया गया और जोधपुर में उनके दौरे को लेकर भी रणनीति दरअसल यहां पर बनाई गई है और वरीयता के आधार पर उनको यहां पर रखा गया है। इस दौरान घनश्याम तिवारी जो है राज्य से जुड़े नेताओं ने उनका तीसरे नंबर पर नाम है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और उनके ऊपर महज अशोक गहलोत और सचिन पायलट है। यानी कि जिस सम्मान का उम्मीद वो बीजेपी के अंदर कर रहे थे, बीजेपी में वो नहीं मिली, छिटक कर कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आने के बाद स्टार प्रचारकों में तीसरे नंबर पर प्रदेश के नेताओं में आना यकीनन उनके लिए एक बड़ी खबर। लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की सूची में जो 40 नाम है, उस सूची में 16 स्टार प्रचारकों को हटा दिया गया है। ये अपने आप में एक और बड़ी खबर है। धीरज गुर्जर पहली बार स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आएंगे, ये हम जानकारी आपको दे रहे हैं। इसके अलावा एमपी के सीएम कमलनाथ भी राजस्थान आएंगे। ये जरा देखिए, धीरज गुर्जर पहली बार स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आने वाले हैं और जिसके बारे में जानकारी मैंने अभी दी। एमपी के सीएम कमलनाथ भी राजस्थान में दौरे पर आने वाले हैं। वहीं सरकार के 6 मंत्री स्टार प्रचारक की सूची में भी शामिल है, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट का हिस्सा है। और ये कौन कौन है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि 6 मंत्री हैं। ये कौन कौन, जरा देखिए। जो 40 स्टार प्रचारकों की घोषणा कांग्रेस की तरफ से की गई, उसमें राजस्थान के 6 मंत्री हैं। सचिन पायलट है, रघु शर्मा है, मास्टर भंवरलाल है, इसके अलावा हरीश चौधरी है, रमेश मीणा है और बीडी कल्ला। ये वो 6 नाम जो स्टार प्रचारकों में शामिल और राजस्थान सरकार में मंत्री पद पर बने हुए हैं। लेकिन अब 2 नाम हम आपको बता रहे हैं जो बीजेपी की धुरी रहा करते थे, लेकिन अब कांग्रेस के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। यानी कि जो कुछ वक्त पहले तक कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसते थे, अब वो कांग्रेस के लिए ही प्रचार करते नजर आएंगे। और ये नाम कौन कौन से हैं, ये भी जरा देखिए। शत्रुघ्न सिन्हा और घनश्याम तिवारी, ये दोनों अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक नजर आने वाले हैं। गुजरात के हार्दिक पटेल भी स्टार प्रचारक की भूमिका में होंगे क्योंकि अब वो चुनाव वहां से लड़ नहीं सकते हैं और कांग्रेस के लिए वोट मांगते नजर आने वाले हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार में ये तीनों नेता यकीनन एक बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आ सकते हैं। हाल ही में कांग्रेस में तीनों ही नेता शामिल हुए और तीनों को ही स्टार प्रचारक की लिस्ट में रखना ये बताता है कि इन तीनों को किस तरीके से सम्मान यहां पर दिया जा रहा है। लेकिन अब आपको बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं क्योंकि 13 सीटों पर पहले चरण का नामांकन आज खत्म हो गया है। इस दौरान कितने उम्मीदवार हैं, इसको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश कीजिए क्योंकि 13 सीटों पर पहले ही चरण का नामांकन खत्म हो चुका है। 172 उम्मीदवारों ने दरअसल 260 नामांकन यहां पर किए और इलेक्शन कमीशन ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, इसके अलावा जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये वो सीटें इनसे आगे बढ़ी है। धौलपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, इन सीटों पर नामांकन आज दाखिल किए गए हैं। तो ये वो 13 सीटें जहां पर बाकायदा नामांकन प्रक्रिया आज पूरी है और इनमें से 11 सीटें सामान्य और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। उदयपुर और बांसवाड़ा, ये 2 सीटें और 12 अप्रैल तक नाम वापसी की तारीख यहां पर है और 29 अप्रैल को पहले चरण का मतदान राजस्थान के अंदर होगा जिसकी हर एक जानकारी फर्स्ट इंडिया आपको देगा। पहले चरण में 2,57,00,000 वोटर्स हैं
और 13 सीटों पर पहले चरण का नामांकन एक तरीके से खत्म हो चुका है। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं कि पावटा, चौराहा और अशोक गहलोत, ये दरअसल इस कनेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। इस जगह से गहलोत का जुड़ाव रहा है और इसीलिए हम इस कनेक्शन को आपको समझा रहे हैं, पावटा, चौराहा और अशोक गहलोत। और इस जगह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जुड़ाव रहा है और इस जुड़ाव को खुद सांसद का चुनाव लड़ा और यहीं पर सभा पहली की थी और यही होता है उनका चुनाव कार्यालय भी। कांग्रेस के लिए यह जगह हमेशा यादगार रही है। अब यह जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं, दरअसल इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस जानकारी के पीछे एक रणनीति या फिर कहें अंधविश्वास या फिर कहें कि आत्मविश्वास, जो भी कहना है कहिए। आज वैभव गहलोत भी यहां पर पहुंचे थे, लेकिन गहलोत का गढ़ यानी कि जोधपुर, इसको आजादी के बाद से अब तक के इतिहास के साथ जोड़कर हम आपको बताते हैं। इस इतिहास को जरा समझिए। सीएम अशोक गहलोत का गढ़ रहा है और माना जाता है जोधपुर। आजादी के बाद हुए 16 आम चुनाव और 1 उपचुनाव यहां पर हुआ है। 8 बार कांग्रेस का कब्जा यहां पर रहा है और इस दौरान जरा देखिए 4 बार बीजेपी और 4 बार निर्दलीय उम्मीदवार भी यहां पर जीतते हुए नजर आए हैं। एक तरीके से देखा जाए तो 50-50, लेकिन एक बार भारतीय लोक दल ने जीत का परचम यहां पर लहराया और इस सीट पर सबसे ज्यादा 8 बार जो जीत दर्ज की है वो कांग्रेस ने किया है। ये भी जरा देखिए, 1957, 1967, 1980, 1984, 1991, 96, 98, 2009 में कांग्रेस ने परचम यहां पर लहराया और जबकि 1989, 99, 2004 और 2014 में ये सीटें बीजेपी के खाते में रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट पर 5 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और इस दौरान आपको यह भी बता दें कि गहलोत ने राजपूतों के वर्चस्व वाली सीट पर सभी सियासी समीकरणों को धराशायी कर दिया था। 5 बार वो यहां से जीते हैं और अब इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए कि अगर 8 बार कुल कांग्रेस यहां पर जीती है तो आजादी के दौर के 1-2 बार को छोड़ दीजिए तो कांग्रेस के लिए अगर किसी ने जीत का परचम लहराया तो वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। लेकिन जोधपुर का सामाजिक ताना बाना भी समझिए। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में जोधपुर और जैसलमेर के कुछ हिस्से यहां पर आते हैं और इस दौरान 2008 में परिसीमन के बाद जाट बाहुल्य पाली क्षेत्र में चली गई थी। इसके बाद जरा ये सीट राजपूत बाहुल्य हो गई और इस सीट पर विश्नोई समाज का भी खासा प्रभाव नजर आता है। वहीं कुछ इलाकों में मुस्लिम वोट जो है वो भी निर्णायक भूमिका में नजर आएंगे। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक जनसंख्या यहां पर 2,96,625 है। जनसंख्या का 54% हिस्सा ग्रामीण है और 42.54% हिस्सा जो है शहरी है। कुल आबादी का 14.91% अनुसूचित जाति और 3.46% अनुसूचित जनजाति है। वहीं कुछ और आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। आंकड़ों को भी जरा देखिए कि कितने पुरुष मतदाता हैं, कितने महिला मतदाता यहां पर है। ये दरअसल जोधपुर का सामाजिक ताना बाना है। ये हम इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि आज यहां से वैभव गहलोत ने पर्चा भर दिया है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इलेक्शन डीएनए और अब हम आपको बताते हैं वैभव गहलोत ने आज एक दिलचस्प बात कही है। ये दिलचस्प बात क्या है इसको जरा समझिए। जोधपुर की सभा में अपने भाषण के दौरान ये बात कही गई है और कहा कि जनता के मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगा केंद्र सरकार से। ग्राफिक्स के जरिए समझिए इसको। यहां दरअसल कहा गया जोधपुर की सभा के अंदर जो बात कही गई वो हम यहां पर एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। जनता के मुद्दों के लिए मैं केंद्र सरकार से लड़ूंगा और जब जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा जयपुर की सरकार से भी। ये अपने आप में दरअसल महत्वपूर्ण है। वैभव की ये बात सुनकर लोगों ने जमकर तालियां बजाई और ये तालियां होनी भी चाहिए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा गए। अब दरअसल ये सियासत की वो जादूगरी है जो जनता के साथ नेता को सीधा कनेक्ट करते हैं और अगर वैभव के जरिए संदेश दिया गया है तो ये उनकी जो पहचान है, जो वजूद है, उसको और ज्यादा बड़ा करता है क्योंकि जयपुर की सरकार से लड़ने का मतलब ये कि अपने पिता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी जोधपुर के लिए हक मांगा जाएगा। बहरहाल भरतपुर में सियासी खबर है और यह खबर हम आपको बता रहे हैं, इसको भी जरा समझिए। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि यह खबर क्या है। राजेंद्र राठौड़ से जुड़ी दरअसल ये खबर है और खबर यह है कि क्या राजेंद्र राठौड़ बीजेपी की गुटबाजी को थाम पाएंगे। टर्बो शूटर इनको कहा जाता है। बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ पूर्व मंत्री दिगंबर सिंह के करीबी रहे हैं और यह रिश्ता राजस्थान का हर एक व्यक्ति जानता है। भरतपुर में दिगंबर सिंह के निधन के बाद बीजेपी में कई गुट यहां पर बनते हुए नजर आए और ऐसे में राजेंद्र राठौड़ के सामने
एक कई चुनौती यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि नजर आने वाली है। टिकट वितरण के बाद अंदरूनी घमासान को कितना शांत कर पाएंगे राठौर, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है और यह जिम्मेदारी राजेंद्र राठौर के कंधों पर दी गई है। जयपुर शहर का जिक्र करते हैं। 11 अप्रैल को नामांकन भरेंगी ज्योति खंडेलवाल। ये पहली बार मेयर रह चुके हैं और उसके बाद इनको टिकट यहां पर दिया गया। अब जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं उसके मुताबिक 11 अप्रैल को ये नामांकन भरेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। अजमेर पुलिया के पास उनका प्रधान कार्यालय भी खोला जाएगा, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। और इस दौरान कार्यालय का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हुए नजर आने वाले हैं। रैली के रूप में नामांकन भरनी ज्योति खंडेलवाल जाएंगी और इस दौरान शक्ति प्रदर्शन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। जयपुर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी हैं ज्योति खंडेलवाल। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 की गपशप पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर दौसा में क्यों हिचकोलो ले रही है बीजेपी, ये हमारी अगली खबर और इसको भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं। जरा पढ़िए हम जो ये गपशप बता रहे हैं, किस तरीके से इशारा करिए। क्या विधानसभा की हार से सतर्क है बीजेपी, अब लोकसभा में नहीं लेना चाहती कोई रिस्क, या फिर नेताओं में आपसी शोर आजमाइश इसका एक बड़ा कारण है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लोकसभा के मतदाताओं के बीच यही चर्चा है और दौसा में 5 विधानसभा सीटें दरअसल बीजेपी हार गई थी। इसको भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। अब 5 सीटें यहां पर हार गई बीजेपी और दरअसल इसको अब किरोड़ीलाल मीणा के साथ जोड़ दीजिए। विधानसभा चुनाव से पहले किरोड़ीलाल मीणा राजपा से बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी में शामिल होने के बावजूद विधानसभा चुनाव में उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आया और 5 सीटें बीजेपी यहां पर हार गई। अब यही दरअसल यहां सीट के निर्धारण में बड़ा पेच फंसा हुआ है कि क्या किरोड़ीलाल मीणा की मानी जाए या फिर हुडला की मानी जाए या फिर कोई और चेहरा यहां पर सामने लाकर इन दोनों के गतिरोध को दूर किया जाए। लेकिन बेनीवाल, कमल के साथ बेनीवाल आए और इससे कांग्रेस की रणनीति पर क्या असर पड़ा, इसको भी जरा समझिए। ये दरअसल हम आपको बता रहे हैं कि अगर कमल के साथ बोतल आई तो फिर क्या हुआ। जाट बहुल्य सीटों पर कांग्रेस नवीन यानी कि नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। कांग्रेस पार्टी के मजबूत जाट छत्रपों के ग्राउंड में यहां पर उनको उतारा जाएगा ताकि इस जो डैमेज की उम्मीद है उसको कंट्रोल किया जाए। कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक जाट माना जाता है। आरएलपी से संभावित नुकसान के मद्देनजर सोशल इंजीनियरिंग यहां पर की जा रही है और दलित मुस्लिम वोटों की गोलाबंदी यहां पर की जा रही है। दरअसल राजस्थान की सियासत को जब समझेंगे तो समझ में आता है कि राजपूत वोट बैंक एक तरीके से बीजेपी के पक्ष में रहता है और जाट वोट बैंक कह सकते हैं कि कांग्रेस के पक्ष में रहता है। और ये दोनों के प्रदेश अध्यक्षों की जो सूची है उसको देखकर भी समझ में आ जाता है। अब आरएलपी के आने से जो कांग्रेस को नुकसान होगा उसके डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आरएसएस ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है। इसके लिए आरएसएस ने बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर रणनीति भी तैयार की और नेताओं को टास्क भी दिया है। यानी कि आरएसएस भी अब बीजेपी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। इलेक्शन इंडिया में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।